हैं मुलाकात। मैं हूं अंजलि। मुलाकात में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एक बहुत ही खास शख्सियत। इन्होंने हमेशा ही गरीबों, किसानों, मजदूरों जैसे समाज के अछूते वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ी है और समय समय पर जब भी इस वर्ग के समस्याओं की अनदेखी की गई है तो इन्होंने संसद में इसके खिलाफ हुंकार भी भरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के बिहार से सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी की। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज की सरकार दिशाहीन, दृष्टिहीन, संकल्पहीन और बांझ तथा परिणामहीन सरकार है, जो लोहिया ने अविश्वास प्रस्ताव पर शब्द का इस्तेमाल किया था। और इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इस देश की जनता को चाहिए कि बागी और विद्रोही बने। अगर राजनीतिक दल परस्पर बटे हुए हो, विपक्षी दल, तो देश की जनता, युवा वर्ग विद्रोही बने, क्योंकि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। ये डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे। लोकसभा 5 साल चले, जैसे ही है चलना चाहिए, लेकिन 5 साल तक लोकसभा को इसीलिए नहीं चलना चाहिए कि भाई चुनाव हो जाएगा, खर्चे होंगे, फिर हम जीतेंगे या हारेंगे। जो दल, जो कौम जोखिम उठाना नहीं जानता है, जो दल और कौम ऊंचे सपने नहीं देखता है या ऊंची छलांग लगाने की हिम्मत नहीं हनुमान जी के जैसे रखता है, वो कभी समुद्र पार नहीं करेगा और न लंका का कभी दहन कर सकता है। मैं 15-20 वर्षों से गुजरात जाते आते रहा हूँ, घूमते रहा हूँ। पिछले चुनाव में भी 10-12 दिनों तक मोदी जी के विशेष निर्देश पर मैं गुजरात में रह के समूचे घूम के प्रचार किया था। अभी भी मैं 4 दिन गुजरात में घूम करके आया हूँ, प्रचार करके आया हूँ। गुजरात का विकास है कि जहाँ 24 घंटे एक बिल्कुल निर्जन इलाके में, बिल्कुल सुदूर देहात में भी, एक झोपड़ी में भी 24 घंटे बिजली मिलती है। तो वो गुजरात बिजली कहाँ से लाया? कांग्रेस के राज में तो बिजली नहीं थी। नरेंद्र मोदी तो बिजली को आकाश से नहीं लाया। बिजली उत्पादन कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया। तो आखिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट या कारखाने का डेवलपमेंट, जो उद्योग बनाने का विकास हुआ है, ये असली चीज विकास है। हम अगर सरकारी योजना से पैसा लुटा दें या हम गांव-गांव में केवल शराब की दुकान खोल दें और बता दें कि हमको इससे इतनी आमदनी हुई, तो शराब की आमदनी का मतलब है कि अपने देह के खून को निकाल के या स्वयं बोतल में लेके पीते जाना और कहना कि हम इतना बोतल खून पी गए, लेकिन निकाले तो अपने देह से। तो सबसे ज्यादा राज्यों को गांधी जी के नजरों में देखना। गांधी जी आखिर शराब को क्यों रोकना चाहते थे? शराब केवल शरीर का नाश नहीं, आत्मा का भी नाश करते हैं। तो जो इन बुनियादी चीजों पर मूल्यांकन करना चाहिए, और मैं एक किसान होने के नाते निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करके देखता हूं, तो मैं कहता हूं गुजरात में जो विकास की दृष्टि है, दिशा है, वो इसलिए सफल है चूंकि कि नरेंद्र मोदी जो रेलगाड़ी का इंजन है, उसकी जो रफ्तार होगी उसी पर डब्बे की रफ्तार होगी। और इंजन ही में रफ्तार नहीं है तो डब्बे में क्या रफ्तार होगी? तो नरेंद्र मोदी में दिशा भी है, दृष्टि भी है, संकल्प भी है, और उनमें एक लगनशीलता भी है कि हम गुजरात को नंबर 1 पर रखेंगे। और 1 नंबर का मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारे सामाजिक सुरक्षा के। आज जो गुजरात में जितनी सुरक्षा है या गुजरात में जितनी विधि व्यवस्था है, जितने लोगों को कहीं दूसरे राज्य में नहीं है, जितने वहाँ हम रात भर घूम करके आए हैं निर्भय भाव से,
तो ये सब चीज को मूल्यांकन करना चाहिए लोगों को समग्रता में। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ मीडिया वाले हैं जिनको समग्रता में देखना नहीं है। वो दुराग्रह, पूर्वाग्रह और अनुग्रह से प्रेरित है। एक तो भाजपा के प्रति उनके मन में दुराग्रह रहता है, एक उनको किसी के प्रति पूर्वाग्रह है कि ये इस जात में से और इस जमात में से आया है, इसलिए वो अच्छा ही होगा, भले वो अच्छा न हो। और एक है अनुग्रह कि जो जितना माल खिलाता है उतना उसका गीत गाता है। ये इसके कारण वो सही मूल्यांकन कर नहीं पाता है। गुजरात के में जो इतना विकास हुआ है उसके बलबूते ही आज भाजपा जो है वो जानती है कि आगामी चुनावों में भी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो विजयी होगी। और गुजरात में जो विकास किया है मोदी जी ने, उसी के चलते शायद उन्हें अब प्रधानमंत्री पद का भी एक प्रबल दावेदार माना जाता है आगामी चुनावों में। आपका क्या कहना है, कितने सफल प्रधानमंत्री साबित होंगे? देखो, हिंदुस्तान ये लोकतंत्र का है। लोकतंत्र का आधार है वोट, कि वोट से जो राजा रानी निकल के आवे वो देश का राज चलावे। तो वोट से जो निकल के आवेगा राज चलाने वाले, तो नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इच्छा है, मेरी इच्छा भी है, मेरी इच्छा भी है। लेकिन इच्छा रखना कोई अन्याय थोड़ी है। आज वोट के द्वारा राजा निकलता है, वोट वाला राजा। तो एक मामूली चाय की दुकान में रह के चाय पहुंचाने वाला, टूटी साइकिल पर चढ़ने वाला एक गरीब परिवार का बेटा अपनी परिश्रम, पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, दक्षता, विद्वता के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री के कद का व्यक्तित्व बना है। बिहार में आधा एकड़ जमीन जोतने वाला एक नाई का बेटा, जिसके पिताजी सड़क के किनारे बैठ के अपने मालिकों का हजामत बनाते थे, उनका बेटा कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। मैं उनके साथ था। तो ये वोट के राज से, जब वोट के पेट से, वोट के कोख से जो निकलेगा, तो उसमें गांव, गरीब, निर्धन, निर्बल लोगों को भी ऊंची कुर्सी तक जाने का मौका निकलेगा। और कांग्रेस में जो पेट के माँ के कोख से राजा निकल के आएगा, तो सब धृतराष्ट्र के जैसे अंधा निकल करके आएगा, जो अपनी सभा में अपनी बहू को भी नंगा नचवा देगा। तो ये 2 बात के झगड़ा है। कांग्रेस का झगड़ा है कि कोख से निकल के आएगा, माँ के कोख से, वंश के कोख से, वही राज का उत्तराधिकारी होगा। हमारा रास्ता है कि नहीं, वोट के कोख से निकल के आएगा, उसमें निकल करके आएगा। तो तुमको भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहिए, सपना सबको देखना चाहिए। और नरेंद्र मोदी में योग्यता है, क्षमता है, दक्षता है, विद्वता भी है, और सबसे ज्यादा राष्ट्र के प्रति जो उनमें निष्ठा और समर्पण का भाव है, यह एक प्रधानमंत्री का सबसे विशिष्ट गुण होना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा। ये जब तक नहीं होगा तब तक वो कोई राष्ट्र का विकास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम रोज संघ में यही हम गीत गा रहे हैं कि मेरा जीवन तन है, मन है, धन है, सब है माँ तुम्हें समर्पित है। तो जब हमारा तन, मन, धन सब कुछ भारत माता के चरणों में जब तक हम अर्पित नहीं करेंगे, ये निष्ठा और समर्पण नहीं होगा, तो हम राष्ट्र का कोई विकास नहीं करेंगे, जो अपने लिए डरेगा। और आज चारों तरफ से जितने लोग जाल बुन रहे हैं ना, जितने आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, आप पुराने इतिहास को निकाल कर देखो ना, सरदार पटेल पर यही सब आरोप लगाते थे। सरदार पटेल सांप्रदायिक है, सरदार पटेल नहीं होते तो 600 देसी राजा देश में कभी नहीं मिलते। आज हिंदुस्तान में सारा झंडा, अलग अलग देशों के झंडा फहराते रहते। अखंड भारत जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और द्वारका से लेके कामरूप तक है, अगर किसी का देन है तो सरदार पटेल का देन है। और सरदार पटेल को कांग्रेस कमेटी के 14 राज्यों के लोगों ने फैसला किया था कि पटेल प्रधानमंत्री बने। केवल एक दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फैसला था कि जवाहरलाल बने। कितना अन्याय हुआ था उस समय। तो ये देश में एक ऐसी परंपरा चली है कुछ शिखर के लोगों का, विदेशी लोगों के षड्यंत्र से। उस समय अंग्रेज ने षड्यंत्र करके पटेल को रोका था। उसी तरह आज विदेशी कंपनियां, विदेशी संस्कार, विदेशी संस्कृति, विदेशी पूंजी के समर्थक, भारतीयता के विरोधी, भारतीय संस्कार, संस्कृति
और भारत के प्रति निष्ठा और समर्पण के जो विरोधी लोग हैं वो सब मिलके वही आरोप लगाते हैं जो उस समय पटेल पर आरोप लगाया था। लेकिन संजोग था कि पटेल के समय में लोग में ये चेतना नहीं थी। आज देश में इतनी चेतना है कि इन आरोप लगाने वाले को मुंह पर स्वयं तमाचा लोग लगा देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के मार्ग में कोई अवरोध या विरोध जितना भी हो, लेकिन कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकेंगे। जी, ये तो बात हुई गुजरात चुनावों की नरेंद्र मोदी जी की। अब हम बात करें आगामी 2014 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले उनकी हम बात करें। वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं देश में, अर्थव्यवस्था देश की निरंतर नीचे गिरती जा रही है। एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद इस देश में किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या नीतियां अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी 2014 में अगर वो सत्ता में आती है, जिससे ये वर्तमान व्यवस्था जो है इसमें सुधार हो? गांव, गरीब, मजदूर, किसान, यही हैं सब भारत के शान। ये बनेंगे खुशहाल और धनवान, तब देश बनेगा मजबूत और धनवान। जब तक हमारी दृष्टि उधर की ओर नहीं जाएगी, ये होगा कैसे? तो जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए हम सोचेंगे तो हमको शिखर के लोगों पर चोट करना पड़ेगा, ऊपर के लोगों को रोकना पड़ेगा, नीचे से लोगों को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। तो अगर आज देश में हम कहते हैं पिछड़ों को अधिकार दो, दलितों को अधिकार दो, अनुसूचित जाति को अधिकार दो, महिलाओं को अधिकार दो, तो लोकतंत्र का बुनियादी चीज़ है। लोकतंत्र तो 51 का राज है ना। लोकतंत्र में जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देने का सवाल है, रोकता कौन है? आज देश में खोजना ये है कि इन गांव, गरीब, निर्धन, निर्बल के अधिकार को रोकता कौन है? क्योंकि मांगने वाला 80% लोग है जो मांग रहा है मुझे अधिकार दो, मुझे अधिकार दो। इसका मतलब 15 से 20% कोई ताकत है जो रोक रहा है कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब तक ये 15 से 20% रोकने वाले लोग हैं, इनको मार्ग से हटाया नहीं जाएगा, इनको मार्ग से बिल्कुल निर्मूल नहीं किया जाएगा, निर्ममता पूर्वक, तब तक देश बलवान नहीं बन सकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उन्हीं के हाथ में राजनीति है, उन्हीं के हाथ में व्यापार है, उन्हीं के हाथ में संपूर्ण नीति चलाने के, नीतियां बनाने का है। यही योजना आयोग चलाते हैं, यही मंत्रालय चलाते हैं, यही सरकार चलाते हैं। तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान यही है भारत की शान, ये कहना है श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी का। और जब तक इन वर्गों को, समाज के इन अछूते वर्गों के उत्थान के लिए राजनीति की बागडोर सही हाथों में नहीं आती, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। यादव जी, आपने हमें अपना समय दिया, हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।